नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। उससे संबंधित हम लोग एक एक मॉडल टेस्ट पेपर और 7 दिन की लगातार पढ़ाई के साथ पूरे का पूरा पाठ्यक्रम हम लोग संपूर्ण कर चुके हैं। कुछ अध्यापकों की एवं विद्यार्थियों की कॉल्स आई, उनके संदेश आए, एसएमएस आए कि कक्षा 9वीं के ऊपर बात की जाए। विद्यार्थी 9वीं कक्षा के बारे में भी जानना चाहते हैं कि हमारा जो पेपर है हिंदी का वो कैसा रहने वाला है। तो आइए उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। आज का हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है वो है कक्षा 9वीं का। 9वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और प्रत्येक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है और एक दूसरे की प्रेरणा के साथ ही हम लोग आगे एक से बढ़कर एक कार्य करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे पहली बात, कक्षा 9वीं का जो समय है वो भी 3 घंटे रहने वाला है और जो कुल अंक है वो है 80, जिसमें 5 अंक सुंदर लिखाई के होंगे। 5 अंक किसके होंगे? सुंदर लिखाई के होंगे। और परीक्षा के अंदर अब हमें पेपर आना कैसे है? सबसे पहले क्या होगा कि हमें 4 प्रश्न आएंगे ऐसे जिनके हमारे पास उत्तर भी दिए होंगे, 4 विकल्प, 4 ऑप्शन। इसलिए ऊपर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। तो 4 होंगे, एक एक अंक का एक प्रश्न है। इसमें क्या होगा? एक प्रश्न होगा, 4 हमें विकल्प दिए गए, कहने के बाद 4 उत्तर होंगे। उसमें से सही उत्तर को हमने क्या करना है? चुनना है। तो पहला है फ्रेंच भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की लिपि भी जो है वो भी रोमन है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। तो इसमें हमारे पास जो शुद्ध शब्द है वो है क, घोषणा। घोषणा जो पहले वाला है वो हमारे पास शुद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसे ध्यान से देखिएगा। आ, श, च, अ, र, य, अ वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? ये हमारे पास वर्ण विच्छेद है। ये होता क्या? असल में आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है कमल। क्या है? कमल। अब ये हम लोग हिंदी के अंदर अगर वर्ण का विच्छेद करेंगे, वर्ण को अलग अलग करें तो पड़ेगा कैसे? जैसे क है, नीचे हलंत, फिर जोड़ अ, फिर जोड़ म आ गया, म के नीचे भी हलंत, फिर क्या आ गया? ल, ल के नीचे भी, यहां पर एक क्षमा करना, यहां पे हम लोग अ डालना भूल गए। अ, फिर जोड़ ल और फिर जोड़ अ। कहने का भाव क्या है? हिंदी के अंदर जितने भी हमारे पास ये वर्ण है, व्यंजन, असल में व्यंजन क्या है? उनके नीचे हलंत होता है, वो आधे होते हैं। जब उनके साथ स्वर लगता है, यहां पर क्या है? हमें कोई और स्वर नजर नहीं आ रहा है। ई का अर्थ क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा, है ना? छोटी छोटी की मात्रा ऊ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, हमें कोई मात्रा नजर नहीं। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर अ जो स्वर है वो विद्यमान है। तो वही चीज वहां पे रहने वाली है। हमें परीक्षा के अंदर क्या होगा? या तो एक शब्द आ जाएगा जिसका हमने वर्ण विच्छेद अलग अलग से करना होगा, या अलग अलग किया होगा, हमने उसको जोड़कर एक वर्ण के रूप में क्या है? एक शब्द बना देना है। तो आइए उसी पे वापिस चले। तो यहां पर क्या था? आश्चर्य। तो यहां पे क्या है? आश्चर्य जो है हमारे पास वो सही शब्द है। अगला प्रश्न, व्याकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो व्याकरण के 3 अंग हैं जी। व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार,
शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे बढ़ें। अब हमारे पास 4 अंक का जो कार्य आएगा वो हमारी पाठ्यक्रम की कविता भाग में से होगा। जितनी हमारे पास कविताएं थी उन्हीं में से एक प्रश्न देके 4 उत्तर देके सही उत्तर को हमने जो चुनना है, सही विकल्प को चुनना है, सही ऑप्शन को चुनना है। तो आइए, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? लालची व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के, सच्चे व्यक्ति के, झूठे व्यक्ति के? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सच्चे व्यक्ति के, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। अगला प्रश्न है, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? कोई भी मान लीजिए बहुत मुश्किल कार्य था, उसे किसी कर्मवीर ने, जो काम में वीर हो, उसने उस काम को किया तो वो दूसरों के लिए क्या बन गया? निकम्मा बन गया? ये हो नहीं सकता। हंसी का पात्र ये भी नहीं हो सकता, मजाक ये भी नहीं। हाँ, वो उनके आगे उदाहरण बन गया कि अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग कर रहे हैं? तो हमें पता है भगवान कृष्ण को माखन अति प्रिय था, तो वो किसकी का मांग कर रहे हैं? माखन रोटी की मांग कर रहे हैं। आगे चले, 5 जीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? तो वो क्या कहा गया है? हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास क्या है? 4 अंक का और कार्य है जिसमें हमें किसी भी कविता की कुछ पंक्तियां देकर उसमें से प्रश्न दिए जाएंगे और उन्हीं में से 4 वहां पे विकल्प होंगे। हमने जो सही विकल्प है वो चुनना होगा। तो ये लोग कार्य जो है आप खुद करके देखना, बहुत आसान है क्योंकि हमने बीच में से ही निकालना है। आगे चले, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहां पर हमारे पास 3 अंक का कार्य आ गया, 3 नंबर का काम है। वो क्या है? हमारे पास है मुहावरे एवं लोकोक्ति, या मुहावरे होंगे या लोकोक्ति भी हो सकती है साथ में। तो आइए पहला मुहावरा कर ले। मुहावरा है अकल चकराना। अकल चकराना का क्या अर्थ है? अकलमंद होना नहीं, कुछ समझ में ना आना। हाँ बिल्कुल, कुछ समझ में ना आना, ये है अकल चकराना। अगला है जी अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना कहने का भाव बहुत थक जाना, थक जाना इसका जो सही अर्थ है। आगे है जी तिनके का सहारा। तिनके का सहारा कहने का भाव थोड़ा सा सहारा। कहने का क्या भाव है? थोड़ा सा सहारा। तो तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ा सा सहारा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। परीक्षा के अंदर हमें 5 अंक का एक बहुत आसान कार्य आने वाला है। इसके बारे में थोड़ी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। असल में जिस प्रकार आप अंग्रेजी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन करते हो, एक हमें वहां पे स्टैंजा इंग्लिश का पैरा दिया होता है, उससे संबंधित हमें 5 प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर हम लोग उस स्टैंजे से, उस पैरे से निकाल के लिखते हैं। वही चीज हिंदी के अंदर है कि एक हमें गद्यांश दिया जाएगा, जिसे पैरा कह लो आप लोग, उसको ध्यान से पढ़ना है। आपने कम से कम इसको 2 बार पढ़ लेना ध्यान से, बिना मन को इधर उधर भटकाए। उसके बाद जब हम लोग इनके उत्तर करेंगे तो हमारे बिल्कुल सही जाएंगे। जैसे हम लोग एक पहला एक बार पढ़ के देखते हैं। यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनता है वह उसी में लय हो जाता है, इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा, फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं, रे मूर्ख लड़की तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा, इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया, इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले,
जिसने लात मारकर तू उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं, लड़की तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। बहुत सुंदर गद्यांश है। तो पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार यह संसार क्या है। तो लेखक के अनुसार यह संसार क्षण भंगुर है, यानी क्षण क्षण रहने वाला है, बहुत कम समय के लिए रहना है। लड़की को किस बात पर खेद था। लड़की को खेद था कि उसका रेत का जो भार था वो किसी ने लात मारकर तोड़ दिया था। आगे, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। लेखक ने उसे साधन मात्र कहा है जिसने लात मारकर उसके रेत के ढेर को या रेत के भार को तोड़ा था। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर और 5 नंबर वाला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। इसमें दिया क्षणिक शब्द का अर्थ। इसका यहां पर दिया अर्थ इन्होंने अधिक समय तक। ये आपने बताना है सही है या गलत है। क्षणिक होता है क्षण रहने वाला, यानी एक पल रहने वाला, तो अधिक समय तो रहने वाला है नहीं है, यानी कि कहने का क्या भाव है, ये यहां पर गलत आएगा। आगे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर विद्यार्थी से गलत करके आते हैं। शीर्षक का अर्थ क्या है कि आप इस गद्यांश को, इस पैरे को हेडिंग क्या दोगे। जिस प्रकार मान लीजिए हमने दिवाली के बारे में बहुत सारी पंक्तियां पढ़ी, तो उसका हमारे पास हेडिंग क्या है, दिवाली। मान लीजिए हमने एक गद्यांश पढ़ा जिसमें सारी बातें श्री गुरु नानक देव जी के बारे में है, तो उसका हेडिंग क्या बना, श्री गुरु नानक देव जी। उसी प्रकार अब हमने ये वाला सारे का सारा गद्यांश पढ़ा, तो इसमें बात किसकी मुख्य रूप से हुई है कि संसार क्षण भंगुर है। तो इसका जो हमारा शीर्षक बन जाएगा वो बन जाएगा या तो क्षण भंगुर संसार, कि एक पल रहने वाला संसार, या संसार की क्षण भंगुरता। समझ गए जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। एक अंक का 1, 6 हमें आएंगे, तो 6 के 6 हमने करने हैं। कितने करने हैं, 6। तो पहला, दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद चुने। जैसे हमने पहले भी समझाया, यहां पर अब आपको वो बिल्कुल क्लियर आने वाला है। अब देखिए, दंड तो हमारा जो सही है वो वाला ये वाला है। 4 नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो अ के ऊपर बिंदी लगी है, असल में हिंदी के अंदर ये एक स्वर है। आगे बढ़े, मिलान करना है। अब ये भी वही चीज है, क क शा, तो ये क्या है हमारा कक्षा। मिलान करना है तो ऐसे हमने क्या करना है, रेखा खींच के, लाइन खींच के ही करना है। ऐसा नहीं इसके सामने अब कक्षा लिख के आ जाओ सही हो जाएगा, तो वहां पर मिलान ही करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, तत्सम शब्द पीत का तद्भव शब्द होगा क्या, पीला या रंगीन। पहली बात, तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द, जो कि हिंदी में बिल्कुल उसी रूप में अपनाए गए, उसी रूप में बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में, बिल्कुल वही रूप लेकर अपनाए गए और लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम। अब तद्भव क्या है। तद्भव क्या है, उसी संस्कृत भाषा के शब्द को थोड़ा सा तब्दीली के साथ जब हिंदी भाषा में लिखा गया तो वो तद्भव होते हैं। अब पीत का तद्भव शब्द क्या है, पीला। पीत का क्या होता है, पीला। शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मान लीजिए एक शब्द है हमारे पास ईमान, मान लीजिए ईमानदारी, उसके आगे हमने शब्द लगा दिया एक बेईमान या बेईमानदारी, तो बे कहां लगा, आगे लगा। तो जो
आगे लगे उसे हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है उपसर्ग। अगर पीछे लगे उसे कहते हैं प्रत्यय। उसे कहते हैं प्रत्यय, जिसे आप पंजाबी में अगेतर पिछेतर बोलते हो। अगेतर पिछेतर जो आगे लग रहा है आप उसे अगेतर बोलते हो, लेकिन हिंदी के अंदर उसे कहते हैं उपसर्ग। जो पीछे लगे आप उसे पंजाबी में पिछेतर बोलते हो, लेकिन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। आगे बढ़ रहे हैं। मूल शब्द मधुरता का सही प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मीन्स पिछेतर क्या है? मधुरता। मधुरता का जो सही शब्द है वो है मधुर का मधुर। पीछे क्या लगा? ता। तो यहां पर ता जो है वो बिल्कुल सही है, वो है मधुरता का प्रत्यय। आगे, सावधान आगे खतरा है। सावधान आगे खतरा है, ये क्या है? ये हमने विराम चिन्ह लगाना है, जिसे आप पंजाबी में विश्राम चिन्ह कहते हो। क्या लगाना है हमने? विराम चिन्ह। सावधान, यहां पर हैरानी वाली बात भी कह सकते हैं, किसी को अगर हमने आगाह करना हो तो उसके लिए भी यही चिन्ह लगता है। सावधान आगे खतरा है, पीछे हमारे पास डंडी लगी। आगे चले। डंडी को हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है। अल्प विराम कोमा होता है और पूर्ण विराम को डंडी होती है। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। अब ये ध्यान कीजिएगा, हमें परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न आएंगे जिनका एक एक अंक है, कुल मिलाकर 4 अंक हो गए। ये प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठों में से हैं, तो आपने याद किए होंगे। रैपलिंग का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा के अंदर आता है। रैपलिंग का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है? प्रश्न नंबर 3, शिवाजी कौन थे? और प्रश्न नंबर 4, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का कारण क्या बताया? तो ये 4 के 4 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं भाग ख के ऊपर। यहां पर भी क्या है, इन्होंने कहा है कि 5 प्रश्न देकर किन्हीं 3 के करने हैं। कितनों करने हैं? किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। एक प्रश्न के 2 अंक रहने वाले हैं। कुल अंक हमारे पास यहां पर 6 हैं। कुल अंक कितने हैं? 6। तो यहां भी प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं। नीरू की मां उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी? दूसरा प्रश्न, पाजेब कहां से मिली? तीसरा, उपभोक्ता किसे कहते हैं? नंबर 4, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं? प्रश्न अंतिम, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है? वन का अर्थ क्या है? जंगल। तो ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न ही आते हैं। इस बार भी आपको आ सकते हैं। आगे चले। अब हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देने को फिर कहा गया, लेकिन ये क्या है? 6 से 7 वाक्यों में देना है। 6 से 7 कम से कम हमारी वाक्य होने चाहिए। आगे कितने का है? 4 अंक का एक है, 3 करने हैं, 12 अंक हो गए हमारे पास। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। नीरू का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको शहीद मदन लाल धिंगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? और अगला प्रश्न, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। शिवाजी का चरित्र चित्रण, नीरू का चरित्र चित्रण, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे हमारे पास बहुत आसान कार्य है कि हमें कोई 5 वाक्य लेने हैं। हमें परीक्षा के अंदर 8 वाक्य दिए। कितने? 8 दिए जाएंगे पंजाबी में। हमने उन्हें लिखना है हिंदी में अनुवाद करके, और एक अनुवाद के 2 अंक हैं। 5 करने कितने? 10 अंक। बिल्कुल मुफ्त के 10 अंक। थोड़ा सा ध्यान देकर, बिल्कुल स्थिर रहकर हमने इन 5 वाक्यों का पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है, कहने के बाद ट्रांसलेट करना है। तो आइए, पहला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, आप इसे हिंदी में लिखोगे। नफरत उत्ते प्रेम नाल जित प्राप्त करो, बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा वाक्य है। अगला, मेहनती आदमी हमेशा सफल हुंदा है।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 पे है ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जनसंख्या ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये थे हमारे पास अनुवाद के लिए 8 वाक्य, कोई 5 करने हैं। आगे हमारे पास क्या रहने वाला है, 7 अंक का यानी 7 नंबर का एक ही हमने प्रश्न करना है। वो प्रश्न क्या हमारे पास पत्र है। निम्नलिखित विषय में से कोई एक पत्र लिखे। हमें परीक्षा के अंदर 2 आएंगे, दोनों में से हमने एक करना है। जो मैंने 2 यहां पर लिखे हैं, अक्सर जो अध्यापक हैं पेपर के अंदर ये वाले दोनों में से एक ना एक तो पत्र जो है परीक्षा के अंदर डालते ही हैं। तो लीजिए, पहला पत्र क्या है, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का वितरण देते हुए पत्र लिखिए। या अथवा दोनों में से एक जो करना है ना, अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियां अपने घर पर बिताने के लिए पत्र लिखे। तो ये 7 अंक का है। और आगे हमारे पास 10 अंक का एक बहुत ही आसान विषय जिसे अनुच्छेद लिखना कहते हैं। क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद के बारे में एक बात बता दूं, जब भी परीक्षा के अंदर लिखो तो आपने पैरे नहीं बनाने, स्टैंजा नहीं बनाने हैं, 1 पैरा 2 पैरे 3, ऐसा नहीं करना है। अनुच्छेद एक ही पैरे के अंदर होता है, एक ही गद्यांश बनेगा कहने का भाव। अब हमारे पास बहुत आसान है, परीक्षा के अंदर हमें अक्सर आता है मोबाइल फोन और विद्यार्थी। दूसरा, या हिंदी भाषा की उपयोगिता, हिंदी भाषा की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है। तीसरा हमारे पास है दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। तो तीनों विषयों में से हमें एक विषय के ऊपर अनुच्छेद जो लिखना है वो आएगा। तो ये तो था हमारा 9वीं कक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, जहां लगे आपको वीडियो को रोक रोक कर देखिए, स्टॉप करके देखिए। लेकिन यह मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक प्रार्थना और करूं, अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से सच में ज्ञान मिला हो तो कमेंट में अच्छा लिखने से गुरेज ना कीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका हम लोग बार बार एक ही कारण बता रहे हैं कि हम लोग आपके साथ पूरा जीवन रहने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाते जाओगे, उन सब कक्षाओं का कार्य आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिला करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।